सोना, डॉलर, कैश। लालू प्रसाद की बेटियों और उनके करीबियों के यहाँ हुई ईडी की छापेमारी में बहुत कुछ पकड़ा गया। लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में हो रही जांच के सिलसिले में ईडी ने लालू प्रसाद यादव के परिवार, रिश्तेदार, राजद नेताओं के परिसरों पर बिहार सहित कई शहरों में छापेमारी की थी। सूत्रों ने बताया कि छापेमारी के दौरान 53 लाख रुपए कैश, 1900 अमेरिकी डॉलर, लगभग 540 ग्राम सोना और 1.5 किलोग्राम सोने के आभूषण जब्त किए गए। छापेमारी की इस कार्रवाई के दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मौजूद रहे। दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित उनके लाभार्थी कंपनी AK इन्फो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्टर्ड पता है, जो इस पूरे मामले में शामिल है। ईडी के अनुसार यादव परिवार द्वारा इसका इस्तेमाल आवासीय संपत्ति के रूप में किया जा रहा था। ईडी की ये छापेमारी पटना, फुलवारी शरीफ, दिल्ली NCR, रांची, मुंबई जैसे स्थानों पर की गई, जहां लालू प्रसाद की बेटियां रागिनी यादव, चंदा यादव और हेमा यादव, राजद के पूर्व विधायक सैयद अबू दोजाना, अमित कात्याल, नवदीप सरदाना और प्रवीण जैन रहते हैं। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय सुरक्षा बलों के एस्कॉर्ट के साथ करीब 2 दर्जन स्थानों की तलाशी ली गई। लालू प्रसाद यादव के रिश्तेदारों और परिजनों के यहां हुई छापेमारी की विपक्ष ने एक स्वर में आलोचना की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पिछले 14 घंटे से मोदी जी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के घर पर ईडी बैठा रखी है। उनकी गर्भवती पत्नी और बहनों को सताया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव जी बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, तब भी मोदी सरकार ने उनके प्रति मानवता नहीं दिखाई। अब पानी सिर के ऊपर चला गया है। मोदी सरकार विपक्षी नेताओं पर ईडी CBI का दुरुपयोग कर लोकतंत्र की हत्या का कुत्सित प्रयास कर रही है। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर कहा कि अडानी समूह और कर्नाटक के भाजपा विधायक के यहाँ नकदी बरामदगी पर ईडी चुप है, लेकिन जब बात विपक्ष की आती है तो ये अति उत्साही हो जाते हैं। दिल्ली हो या बिहार या फिर तेलंगाना हो या फिर पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, इसे इतिहास में स्वतंत्र एजेंसीज के सबसे काले अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। जब उन्हें झुकने के लिए कहा गया तो वे रेंगने लगे। लैंड फॉर जॉब स्कैम का ये केस 14 साल पुराना है। ये घोटाला उस वक्त का है जब लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। दावा है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में लोगों को नौकरी देने के बदले उनकी जमीन लिखवा ली थी। लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे थे। CBI ने इस मामले में 18 मई को केस दर्ज किया था। CBI के मुताबिक लोगों को पहले रेलवे में ग्रुप D के पदों पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया और जब उनके परिवार ने जमीन का सौदा किया तब उन्हें रेगुलर किया गया। CBI का कहना है कि पटना में लालू यादव के परिवार ने 1,05,000 वर्ग फीट जमीन पर कथित तौर पर कब्जा किया हुआ है और इस जमीन का सौदा नकद में हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खतरे में पड़ गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करने की मांग की है। सूत्रों का कहना है कि निशिकांत दुबे लोकसभा विशेषाधिकार समिति के सामने पेश हुए और राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग की। निशिकांत दुबे ने राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव चर्चा के दौरान भ्रामक, अपमानजनक, असंसदीय और आपत्तिजनक बयान देने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन की मांग की। सुनील सिंह ने निशिकांत दुबे को समिति में गवाह के तौर पर पेश होने को कहा था। पैनल के प्रमुख सुनील सिंह के अलावा आज मौजूद समिति के अन्य सदस्यों में TMC के कल्याण बनर्जी, कांग्रेस के के सुरेश, CP जोशी, दिलीप घोष, राजू बिस्टा और बीजेपी के गणेश सिंह शामिल थे। के सुरेश और कल्याण बनर्जी जैसे सांसदों ने तर्क दिया कि इस तरह के उल्लंघन के लिए कोई आधार नहीं है, क्योंकि वायनाड के सांसद का भाषण पहले ही हटा दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक TR बालू आज कमेटी के सामने मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने पैनल को लिखा है कि ऐसा कोई विशेषाधिकार नहीं है जो राहुल के खिलाफ कोई दलील दे सके। इस मुद्दे पर अपने तर्क में निशिकांत दुबे ने कहा कि भले ही बहस राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रस्ताव के धन्यवाद प्रस्ताव पर थी, लेकिन राहुल गांधी का जवाब काफी हद तक गौतम अडानी के बारे में था और वास्तव में अपने भाषण में अडानी का जिक्र राहुल गांधी ने कम से कम 75 बार किया था। इसके अलावा निशिकांत दुबे ने अपना मामला ये कहते हुए पेश किया कि राहुल गांधी के खिलाफ 3 विशेषाधिकार नोटिस लाए जाने की जरूरत है। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने कहा कि पहला रूल 352(2) के तहत एक सांसद केवल पूर्व सूचना के साथ और अध्यक्ष के अनुमोदन के बिना किसी साथी सांसद पर टिप्पणी कर सकता है। राहुल ने PM मोदी पर टिप्पणी कर इसका उल्लंघन किया। निशिकांत दुबे ने 1976 की उस घटना का भी हवाला दिया जब सुब्रमण्यम स्वामी को राज्यसभा से बर्खास्त कर दिया गया था, जब संसद और PM के खिलाफ आरोप लगाए गए थे। निशिकांत दुबे ने कहा कि अब भी यही स्थिति है। प्रधानमंत्री के आचरण पर आक्षेप करना लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है।
सूत्रों ने बताया कि निशिकांत दुबे ने प्रमाणित किया कि राहुल गांधी का भाषण हटा दिया गया था, लेकिन जब उन्होंने सोशल मीडिया पर जांच की तो ट्विटर और यूट्यूब चैनल्स पर गांधी के हैंडल में अभी भी निष्कासित भाषण के ट्वीट्स थे। ये स्वयं अध्यक्ष के अधिकार और विवेक को कमजोर करता है। सूत्रों ने बताया कि एक और तर्क जो निशिकांत दुबे ने दिया वो ये है कि राहुल गांधी द्वारा इजराइल और बांग्लादेश में सूचीबद्ध अडानी परियोजनाओं पर लगाए गए आरोप भारत के हित के खिलाफ हैं। निशिकांत दुबे ने 2011 में भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच भारत और बांग्लादेश के बीच बिजली संयंत्र समझौते को भी प्रमाणित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा यह तर्क दिया जा रहा है कि बांग्लादेश में अडानी समूह को बिजली संयंत्र मोदी शासन के दौरान मिला, यह झूठ है। सूत्रों ने कहा इसलिए निशिकांत दुबे अपने विशेषाधिकार प्रस्ताव के जरिए राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल पर एलजी वीके सक्सेना की गाज गिर गई है। एलजी ने बिना कैबिनेट की मंजूरी के दी जा रही बिजली सब्सिडी को असंवैधानिक करार दिया। विपक्ष का आरोप है कि बिजली सब्सिडी की वजह से दिल्ली पर आर्थिक बोझ का संकट मंडरा रहा है। बीते दिनों एलजी सक्सेना ने अधिकारियों के साथ इस मामले की बैठक की। इसके बाद दिल्ली सरकार को इस बात के लिए तलब किया गया कि बिजली सब्सिडी के लिए दिल्ली सरकार ने कैबिनेट से अभी तक मंजूरी नहीं ली है। बिना कैबिनेट मंजूरी के ही कई सालों से दिल्ली में बिजली की सब्सिडी लोगों को दी जा रही है, जो पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव को आदेश देते हुए कहा कि दिल्ली में बिजली बिल सब्सिडी मामले को कैबिनेट में पेश किया जाए और आने वाले 15 दिनों में कैबिनेट में इस पर निर्णय लिया जाए। इसके बाद ही दिल्ली में बिजली सब्सिडी देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। वैसे इस मामले पर बिजली वितरण कंपनीज ने मुख्य सचिव से शिकायत की थी, जिसमें व्यावसायिक लेन देन के नियमों का उल्लंघन और निर्धारित सब्सिडी 5 किलोवाट तक सीमित रखने की बात कही गई थी। इस मामले पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि एलजी एक बार फिर अवैध रूप से आदेश जारी करके संविधान और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं, जो कभी स्वीकार नहीं होगा। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने अपने पूर्व के फैसले में साफ तौर पर बताया था कि एलजी को स्थानांतरित मामलों पर निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है, जिसमें यह बिजली सब्सिडी भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ठीक होली के ही दिन अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं ने ये बात पूरे जोर शोर से फैलाई कि तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया को खतरा है, क्योंकि उन्हें उस जगह रखा गया है जहां हिस्ट्री शीटर अपराधी बंद हैं। लेकिन अब जो बातें निकल कर आ रही हैं उससे साफ है कि मनीष सिसोदिया को खतरा बताकर उन्हें वही सारी सुविधाएं देने की है जो सत्येंद्र जैन को मिली थी। मतलब तिहाड़ में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने मनीष सिसोदिया की मौज मस्ती का पूरा इंतजाम करवा दिया है। सुकेश चंद्रशेखर ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखकर मनीष सिसोदिया को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने का गंभीर आरोप लगाया। सुकेश ने लिखा कि मनीष सिसोदिया को वीवीआईपी वार्ड में रखा गया है, जहां उन्हें सभी सेवाएं दी जा रही हैं। उनका यह कहना है कि इस वार्ड में हाई प्रोफाइल कैदियों को रखा जाता था। उसने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर सिसोदिया की जान को खतरे की झूठी खबरें फैलाने का भी आरोप लगाया। उसने कहा कि सिसोदिया को तिहाड़ की 1 नंबर जेल के 9 नंबर वार्ड में रखा गया, जो कि एक वीवीआईपी वार्ड है। इसमें हाई प्रोफाइल वीवीआईपी कैदियों को रखा जाता है। उसने कहा कि 20,000 स्क्वायर फीट में बने इस वार्ड में सिर्फ 5 सेल हैं। सुकेश ने यह भी बताया कि इस वार्ड की वुडन फ्लोरिंग है और वॉक करने के लिए एक गार्डन है, एक्सक्लूसिव सुविधाओं से लैस है। इसके अलावा इसमें बैडमिंटन कोर्ट, डाइनिंग एरिया भी है। उसने कहा कि इस वार्ड में अभी तक वीआईपी कैदियों को रखा जाता था। सहारा के सुब्रतो रॉय, कलमाड़ी, अमर सिंह, ए राजा और यूनिटेक के संजय चंद्रा हैं, जिन्हें इस वार्ड में रखा गया था। सुकेश ने कहा कि 2017-18 में उसको भी सत्येंद्र जैन के निर्देश पर इस वार्ड में रखा गया था। उसने यह आरोप लगाया कि सिर्फ कुछ पुराने कैदियों और सेवादारों को मनीष सिसोदिया के आराम के लिए इस वार्ड में रखा गया है। उसने एलजी से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने और जांच की मांग की है। सुकेश ने एलजी से कहा कि आपसे यह अनुरोध है कि सिसोदिया को वर्तमान में दी गई वीवीआईपी सुविधाओं को तत्काल जांच के दायरे में लाया जाए और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। उसने एलजी से उसे सुरक्षा मुहैया कराए जाने का भी आग्रह किया। उसका यह आरोप है कि जेल प्रशासन के कुछ अधिकारी सत्येंद्र जैन के इशारे पर उसे परेशान करते हैं। सुकेश चंद्रशेखर ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मंडोली जेल में बंद है। कुछ दिन पहले उसकी सेल की छापेमारी का एक वीडियो सामने आया था,
जिसमें ये देखा गया कि प्रशासन को उसकी सेल से 1.5 लाख रुपए की चप्पल और 80,000 की 2 जीन्स समेत कई लग्जरी आइटम्स बरामद हुए थे। इस वीडियो में वह फूट फूट कर रोता हुआ भी नजर आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और कोर्ट में ईडी के तेवरों के बाद अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को इस बात का अंदाजा हो गया है कि ईडी के कदम उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। माना जा रहा है कि के कविता के बाद ईडी का अगला निशाना अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ही होंगे। इस बात के संकेत ईडी ने एक तरह से अदालत में दे दिए। इस बात से बौखलाए संजय सिंह और आम आदमी पार्टी अभी से सियासी फील्डिंग जुटाने में जुट गए हैं। संजय सिंह ने कहा कि विपक्ष को मार दिया जाएगा तो मोदी चैन से रह पाएंगे। संजय सिंह ने ट्वीट किया और कहा कि वैसे मेरा एक सुझाव था, अगर विपक्ष के सारे नेताओं का एनकाउंटर करवा दिया जाए तो कम से कम पीएम मोदी सुकून से 8 घंटे सो पाएंगे। न विपक्ष रहेगा न लोकतंत्र, बचेगी तो सिर्फ तानाशाही। दरअसल सीबीआई ने दिल्ली की आबकारी नीति, जिसे अब वापस ले लिया गया है, में कथित गड़बड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद ईडी ने इसी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जांच की, जिसे लेकर मनीष सिसोदिया से ईडी ने तिहाड़ जेल में पूछताछ कर उन्हें गिरफ्तार किया। कोर्ट ने सिसोदिया को 17 मार्च तक ईडी के रिमांड पर भेज दिया है और हाल ही में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, शरद पवार की पार्टी एनसीपी और ममता बनर्जी सहित 8 राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त रूप से एक पत्र लिखा था। इसमें कहा था कि केंद्र सरकार जांच एजेंसीज का इस्तेमाल कर विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया और कहा कि साहिब, जेल में डालकर मुझे कष्ट पहुंचा सकते हो, लेकिन मेरे हौसले नहीं तोड़ सकते। अंग्रेजों ने भी स्वतंत्रता सेनानियों को कष्ट दिए थे, मगर उनके हौसले नहीं टूटे। ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने कोर्ट के सामने ये दावा किया कि सिसोदिया ने अपने फोन को नष्ट कर दिया, जो जांच में एक महत्वपूर्ण सबूत है। ईडी ने आरोप लगाया कि सिसोदिया ने 290 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की रिश्वत ली और अपराध से अर्जित करने के वास्ते दोषपूर्ण आबकारी नीति तैयार करने के लिए अन्य लोगों के साथ मिलकर साजिश रची। केजरीवाल से ईडी की पूछताछ को लेकर सवाल उठाने की कई वजह हैं। पहली वजह तो ये कि एक अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक शराब घोटाले की ड्राफ्ट कॉपी केजरीवाल के घर पर सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की मौजूदगी में दिखाई गई थी। दूसरी वजह ये कि एक आरोपी से फेस टाइम पर बात करते हुए दावा किया कि केजरीवाल ने विजय नायर का नाम लेकर कहा था कि वह मेरा आदमी है, इससे बात करो। तीसरी वजह ये कि अरविंद केजरीवाल के पीए से ईडी पहले ही पूछताछ कर चुकी है। चुनाव से पहले जमकर वादे करना और फिर उसे भूल जाने की जो सियासत दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने की, पंजाब में भगवंत मान अब वही कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम योजना लागू करने और महिलाओं को 1,000 रुपया हर महीने देने का वादा कर आम आदमी पार्टी सत्ता में तो आ गई, लेकिन दूसरा बजट पेश करने के बाद भगवंत मान ने उन वादों को पूरा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। हद तो तब हो गई जब गुजरात चुनाव के दौरान पंजाब में आनन फानन में ओल्ड पेंशन स्कीम योजना को लागू की कैबिनेट से मंजूरी दी गई ताकि गुजरात चुनाव में इसे भुनाया जा सके, लेकिन गुजरात चुनाव में बुरी तरह से हारने के बाद भगवंत मान ने इस योजना को लागू करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। इस बात को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। पंजाब विधानसभा चुनाव में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1,96,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में कृषि और शिक्षा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसमें 20 करोड़ रुपए अध्यापकों के स्किल्स को सुधारने पर खर्च किए जाएंगे। बजट में बीते साल से 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई। पिछले साल नवंबर में अधिसूचित पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए कोई वित्तीय प्रावधान नहीं है। मान सरकार ने पिछले महीने ही पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए एसओपी तैयार करने के लिए अधिकारियों के एक पैनल का गठन किया था। इस बजट में हर महिला को 1,000 रुपए प्रतिमाह की पार्टी की चुनावी पूर्ण गारंटी का कोई उल्लेख नहीं है। बजट से पंजाब की महिलाओं को उम्मीद थी, इस बार सरकार उनके लिए बजट में प्रावधान करेगी। वहीं सरकार ने पुरानी पेंशन योजना पर भी चुप्पी साधी हुई है। बजट के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इसको लेकर कोई टिप्पणी नहीं की। चीमा ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र सरकार के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शामिल है। राज्य के वित्त मंत्री ने कहा कि अगले वित्त वर्ष के लिए कुल बजट का आकार पिछले वित्त वर्ष यानी 2022-23 की तुलना में 26% बढ़ाकर 1,96,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये आम आदमी पार्टी सरकार का पहला पूर्ण बजट है। स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में आम आदमी पार्टी क्लिनिक में अब तक 10 से 50 लाख तक लोगों का इलाज करा चुकी है। वित्त मंत्री के अनुसार भगवंत मान सरकार अब तक 26,797 लोगों को नौकरियां दे चुकी है। चीमा ने बाद में इसे जनहितैषी बजट करार देते हुए कहा कि चुनाव पूर्व लंबित वादों को जल्द ही पूरा किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार से काफी उम्मीदें हैं, ज्यादातर बड़ी गारंटी हासिल कर ली गई है और कुछ लंबित हैं। वहीं विपक्ष ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि इसने आम लोगों की उम्मीदों को तोड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।